एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ताइजू सैनगू से पूछता है तो सैनगू हम सबसे पहले किसे जिंदा करने वाले हैं, जिस पर सैनगू कहता है वैसे तो हम सभी को जिंदा करने वाले हैं, फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन पहले जागेगा, लेकिन हमने किसी खूनी को जगा दिया तो ये काफी बुरा भी हो सकता है। सैनगू ताइजू से कहता है मेरे पास अभी किसी को भी जगाने की कोई चॉइस नहीं है, तो ताइजू ये तुम चुनोगे कि सबसे पहले कौन जागेगा। और यहाँ हम सभी को पता ही है ताइजू किसे पहले जगाने वाला है, उसकी प्यारी यूजुरिया को। फिर सैनगू और ताइजू कुछ ही देर में यूजुरिया को जगाने के लिए आ जाते हैं, जिस पर सैनगू कहता है मैंने इसे कुछ टूटे हुए स्टैचू पर भी इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे वो सब मरे हुए मिले। यानी कि किसी को जगाने से पहले अगर उसके कुछ टुकड़े गायब हैं तो उन्हें जोड़ना जरूरी है, नहीं तो वो इंसान मर भी सकता है या फिर वापस जिंदा होने पर उसका वो पार्ट गायब ही रहेगा। जहाँ सैनगू यूजुरिया को जिंदा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ताइजू को कुछ याद आता है कि जब वो जागा था वो नंगा था, तो ये यूजुरिया के साथ भी हो सकता है। इसलिए ताइजू सैनगू से बोलता है हम यूजुरिया को ऐसे ही जिंदा नहीं कर सकते, जिस पर सैनगू कहता है तुम्हारी ये इलॉजिकल बकचोदी फिर से शुरू हो गई, हम अभी स्टोन वर्ल्ड में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो। ताइजू यूजुरिया को उठा लेता है और बोलता है हमें इसे वापस घर ले जाना चाहिए, फिर इसको कुछ पहनाकर इसे जिंदा करेंगे। जब भी सैनगू को किसी चीज की आवाज आती है जिससे सैनगू काफी डर जाता है और ताइजू को रुकने के लिए कहता है, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर की होती है, जिसे देखते ही सैनगू और ताइजू बड़ी तेज दुम दबाकर भागने लगते हैं। ताइजू कहता है आखिर जापान में शेर आए कहाँ से, जिस पर सैनगू बताता है ये किसी न किसी जू से ही आया होगा, क्योंकि सब इंसान तो पत्थर बन चुके हैं और इस स्टोन वर्ल्ड में तो हम इसका कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। सैनगू और ताइजू भागते भागते एक खाई के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी शेर इनका पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि अब तो शेर के साथ साथ शेरनियां भी इन दोनों का पीछा करने लगती हैं। जहाँ सैनगू कहता है अगर हम किस्मत से अपने घर पहुंच भी गए तब भी हमारे पास उनसे लड़ने के लिए बस भाला ही होगा, ये खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। जहाँ ताइजू यूजुरिया को सैनगू के हाथों दे देता है और खुद ढाल बनकर बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता सैनगू, हम इंसानियत की तुम आखिरी उम्मीद हो जिसे विज्ञान का इतना ज्ञान है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जिस पर सैनगू चीख कर बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर मैं दिमाग हूँ तो तुम मेरे हाथ पैर हो, हम दोनों में से अगर किसी को भी कुछ हुआ तो सब बेकार हो जाएगा, हमें भागना ही है तो हम साथ भागेंगे। जहाँ ये दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और ताइजू कहता है अगर हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाए तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचेगा और वो है सबसे ताकतवर हाई स्कूलर को जगाना जिसका नाम सुकासा है। और यहाँ ताइजू सैनगू के कहने पर सुकासा को जगा देता है। जहाँ सुकासा उठते ही ये पूछता है कि चल क्या रहा है, जिस पर सैनगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सुकासा को सारी सिचुएशन बताता है कि तुम्हारे शरीर पत्थर से ढका हुआ है और दाएं ओर से लेकर बाएं ओर तक चारों तरफ शेरों से घिरे हुए हैं, और सच बताऊं तो ये बंदा इतना ताकतवर है कि खड़े होते ही एक पंच में पूरे शेर को ढेर कर देता है। सुकासा कहता है बाकी चीजें तुम मुझे बाद में बता सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अब से तुम किसी खतरे में नहीं पड़ोगे। जहाँ ताइजू बड़ा खुश होता है और कहता है सैनगू अब हमारे पास दिमाग हाथ पैर और ताकत भी है। जिस पर सैनगू कहता है लेकिन ये सुकासा बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, अगर ये किसी तरह से बुरा इंसान बन जाता है या फिर लालच में आ जाता है तो इस दुनिया में बिना गन्स के इसे रोकना 10 बिलियन% नामुमकिन है। सुकासा बोलता है क्या तुम मुझे काटने के लिए कोई औजार दे सकते हो। ताइजू इससे पूछता है क्या तुम सच में शेर को खाने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर सैनगू बोलता है खैर ये जहरीले तो नहीं होते लेकिन इनका टेस्ट बेकार होता है और इनसे अमोनिया की बास आती है। सुकासा बोलता है चाहे मैंने इसे अपने बचाव के लिए ही क्यों ना मारा हो, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करके जीवन चक्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सैनगू सुकासा को एक चाकू देकर बोलता है वैसे मुझे इन शुक्रियाओं से 1 मिलीमीटर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं इस गोश्त को बर्बाद ना करने से सहमत हूँ। इसके बाद ये सब वापस घर आ जाते हैं। ताइजू यूजुरिया से बोलता है बस थोड़ा सा और इंतजार करो, जब हमारे पास वो लिक्विड और आ जाएगा तो हम तुम्हें जल्दी ही जिंदा करेंगे। सुकासा इन दोनों से फिर से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर सैनगू कहता है जात पात का अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, मैं सैनगू हूँ जो यहाँ विज्ञान का हेड है, वो है ताइजू आम इंसान जो भारी चीजें उठाने में माहिर है। सुकासा पूछता है तुम आमतौर पर क्या खाते हो, जिस पर सैनगू बताता है जंगली सब्जियां और मशरूम्स, कभी कभी खरगोश भी मिल जाता है। फिर हमें दिखाते हैं सुकासा खाने के लिए जानवरों और पक्षियों को शिकार कर रहा होता है और ये बंदा भी किसी जानवर से कम नहीं, इतनी आसानी से शिकार कर रहा होता है जैसे वो जानवर कोई जानवर ही नहीं है। सुकासा कहता है मैं लड़ाई और शिकार में माहिर हूँ, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं
नहीं होगी। ताइजू सोचता है सैनकू मछलियाँ पका रहा है, जिस पर सैनकू बताता है मैं इन्हें पका नहीं रहा, मैं धुएं का इस्तेमाल करके इनके अंदर के कीटाणु मारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ये ज्यादा समय तक सही रहे और सड़े नहीं। सैनकू कहता है हम अब फिर से सभ्यता बनाने के एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ सुकासा थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर को बड़े गुस्से से तोड़ देता है और उसमें से एक लेडी को बाहर निकालता है। भाई ये बंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा, इसे देखकर हर बार ऐसा फील हो रहा है जैसे यही विलन हो। इसके बाद ये लोग कुछ मछलियाँ पकाकर खा लेते हैं और सैनकू पूछता है इस समय में हमें फिर से सभ्यता बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए जरूरी है, क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें इनाम दूंगा अगर सही जवाब दिया तो। जहाँ ये बेचारा मोटी बुद्धि ताइजू जवाब देता है सबसे जरूरी है स्मार्टफोन, जिस पर सैनकू भड़क जाता है और कहता है इस जमाने में स्मार्टफोन तेरा बाप बनाएगा। फिर सैनकू बताता है हमारे लिए अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। सैनकू बताता है तुम्हें याद है वो शेल जिससे मैंने तुम्हारी शेव बनाई थी, इसे अच्छी तरह पीस लो और हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। और यहाँ ताइजू फिर से काम पर लग जाता है शेल्स इकट्ठा करने के। ये इतने सारे शेल्स इकट्ठा करके उन्हें पीस भी लेता है, जिस पर सैनकू कहता है तो किसी मशीन से कम नहीं है। ताइजू की कड़ी मेहनत के बाद सैनकू को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। सैनकू बताता है हम इसे 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है खेती करना, दूसरा है सीमेंट की तरह एक मसाला बनाना, तीसरा है साबुन, हम इससे साबुन भी बना सकते हैं। और सैनकू की ये सब करामात देखकर सुकासा बड़ा ही हैरान रह जाता है। सुकासा कहता है जब मैं फिर से जागा था तुमने हालात का जल्दी से और शांति से सामना किया, मैंने किसी भी इंसान को इतना दिमागदार नहीं देखा, मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जिस पर सैनकू कहता है एक आदमी जो दूसरे आदमी की तारीफ करता है वो अनगिनत इरादों से भरा होता है, 10 अरब सालों से यही होता आ रहा है, तुम्हारे इरादे क्या है? जिस पर सुकासा काफी भोला बनकर कहता है सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे बस लगता है कि तुम फिर से पहले जैसा युग ला सकते हो। जहाँ थोड़ी देर में ही ताइजू आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम इस तरह नई सभ्यता बनाओगे सैनकू। जिस पर सैनकू बोलता है बिल्कुल एक वक्त पर सिर्फ एक कदम, हम अभी थोड़े स्लो हैं लेकिन हम फिर से सब कुछ पहले जैसा करके ही रहेंगे। ताइजू सैनकू से पूछता है तुमने कहा था कि शेल 4 कामों में लिए जा सकते हैं, तो वो चौथा काम क्या है? जिस पर सैनकू बात पलट देता है और बोलता है नहीं मैंने 3 ही कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं? जहाँ ताइजू खुद से ही कहता है मेरी याददाश्त बड़ी बेकार है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ ताइजू सो रहा होता है और सुकासा लेटा होता है लेकिन सोता नहीं है। सैनकू बाहर कुछ गुलेल टाइप का हथियार बनाने में लगा होता है। इसके बाद सुबह में हमें ताइजू को शेल्स इकट्ठा करते हुए दिखाते हैं और सुकासा पानी में खड़ा रहकर कुछ सोच रहा होता है। उसके पीछे ही सैनकू भी एक पत्थर पर बैठा होता है। सुकासा सैनकू से कहता है हम इस पत्थर की दुनिया में बिल्कुल आजाद हैं, शेल्स कभी किसी के नहीं थे, यही बात समुंदर और जमीन पर भी लागू होती है। फिर सुकासा सैनकू को एक कहानी सुनाने लगता है। एक गरीब बच्चा था जो शेल्स से एक नेकलेस बनाना चाहता था अपनी छोटी बहन के लिए जिसकी सर्जरी होने वाली थी। उसकी बहन लिटिल मरमेड को बहुत पसंद करती थी, लेकिन तभी एक आदमी जो उस जगह का मालिक था वो वहाँ पर आ गया। उस आदमी ने उस बच्चे को सिर्फ शेल्स इकट्ठा करने के लिए इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी शक्ल का हुलिया ही बदल दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उस आदमी के हिसाब से वो बच्चा उसकी जमीन से शेल्स चुरा रहा था और इस वजह से वो बच्चा अपनी छोटी बहन को लिटिल मरमेड बनने में मदद नहीं कर पाया। तभी गुस्से में सुकासा एक आदमी की गर्दन तोड़ देता है जो पत्थर बना हुआ था। जिस पर सैनकू कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुमने उस आदमी को मार डाला। जहाँ सुकासा सैनकू से कहता है ये तो जाहिर है। सुकासा सैनकू से पूछता है क्या तुम सभी को वापस लाना चाहते हो, उनको भी जो गलत थे। बेशक वो शुरू में तुम्हारा एहसानमंद होंगे लेकिन जैसे ही सभ्यता वापस आएगी वो बड़े अमीर लोग कहेंगे कि ये मेरी जगह थी, इसका किराया दो और टैक्स भरो। वो फिर से हमारे भविष्य के गरीबों को लूटने लगेंगे। हमें उस दुनिया को वापस नहीं लाना चाहिए, ये एक स्टोन वर्ल्ड है, हम सिर्फ सच्चे जवानों को ही वापस लाएंगे और हम इस कुदरती दुनिया में रहेंगे जो किसी की नहीं होगी। यही एक मौका है इंसानियत को ठीक करने का। तुम मेरी बातों से सहमत होना सैनकू। जिस पर सैनकू सुकासा से बड़े कूल तरीके से बोलता है मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं टेक्नोलॉजी पसंद करने वाला लड़का हूँ जो डोरेमोन जैसे शोज देखकर उछलने लगता है। मैं विज्ञान की मदद से सबको जिंदा करने वाला हूँ। और इसी के साथ डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 2 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।